हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। कैसे हैं सब? तो आज की क्लास में हम बात करेंगे मैग्नेटिक क्वांटिटीज़ की डायमेंशंस की। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। मैग्नेटिक क्वांटिटीज़ कह सकते हैं या मैग्नेटिज्म कह सकते हैं। मैग्नेटिज्म क्या होता है, इसका बेसिक आइडिया हमें लग गया था 10th क्लास के अंदर, जब हमने साइंस के अंदर मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट पढ़ा था। तो उसके अंदर हम सबसे पहले एक कॉन्सेप्ट देखते हैं, एक कंडक्टर की। इस कंडक्टर की लेंथ है L, तो L लेंथ का एक कंडक्टर है और इसमें से I करंट फ्लो हो रही है। I करंट इसमें से फ्लो हो रही है, ओके। और इसे साथ साथ में मैग्नेटिक फील्ड में भी रखा गया है। तो आप 3 पॉइंट देखिए, एक कंडक्टर है जिसकी लेंथ है L, उसमें से I करंट फ्लो हो रही है और उसे B मैग्नेटिक फील्ड का ये सिंबल होता है, याद कीजिए 10th क्लास में आया था। उसे मैग्नेटिक फील्ड में भी रखा गया है। तो हम ये देखते हैं कि ये कंडक्टर जो है ये एक फोर्स एक्सपीरियंस करता है। क्या एक्सपीरियंस करता है? फोर्स। और इस फोर्स की जो वैल्यू होती है, याद कीजिए हमने 10th क्लास में पढ़ा था, वो होती है BIL। मतलब ये जो फोर्स लग रहा है, फिर से सुनिए, इसको बोलेंगे करंट कैरिंग कंडक्टर, क्योंकि इसमें करंट फ्लो हो रहा है, इसकी लेंथ L है और इस पर मैग्नेटिक फील्ड लग रहा है B। तो इस कंडक्टर पर एक फोर्स लगेगा जो कि होगा प्रोडक्ट ऑफ BI एंड L। तो यहाँ से हम B को सेपरेट करके B की यूनिट और B की डायमेंशन को कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर बात आ रही है मैग्नेटिज्म की डायमेंशंस की। तो हम सबसे पहले मैग्नेटिक फील्ड की डायमेंशन निकालेंगे, उसकी SI यूनिट निकालेंगे। तो यहाँ से B को अगर हम सेपरेट कर दें तो B का फॉर्मूला क्या आ जाएगा हमारे पास? B इक्वल्स टू F/IL, ओके। ओके, तो यहाँ पे लिखेंगे B इक्वल्स टू F/IL। ये क्लियर हुआ आपको? ओके, तो यहाँ से हमारे पास बन जाएगी इसकी SI यूनिट। तो यहाँ पर हम लिखते हैं इसकी SI यूनिट। फोर्स की क्या होती है? न्यूटन, ओके। करंट की होती है एम्पियर और लेंथ की होती है मीटर। तो एक तो ये जो यूनिट बनी न्यूटन पर एम्पियर इंटू मीटर, ये बनी है फ्रॉम द फॉर्मूला, और एक बनती है साइंटिस्ट निकोला टेस्ला के नाम पर, जिसकी यूनिट होती है टेस्ला। तो अब हम बात करें अगर SI यूनिट की, तो मैग्नेटिक फील्ड की SI यूनिट क्या होती है? न्यूटन पर एम्पियर इंटू मीटर। ये तो हमने फॉर्मूले से पता किया, ये डैश लगा रखा है मैंने, एम्पियर इंटू मीटर है ये। और अकॉर्डिंग टू नेम ऑफ या इन ऑनर ऑफ नेम ऑफ साइंटिस्ट निकोला टेस्ला, द यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज टेस्ला, जिसे हम T से डिनोट करते हैं, कैपिटल T से डिनोट करते हैं, ठीक है, ओके। आप एक बात यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि मैंने B के आगे इक्वल नहीं लगाया, लेकिन इन दोनों के आगे इक्वल लगाया। इसका क्या मीनिंग हुआ? इसका मतलब हुआ कि B की ये न्यूटन अपॉन एम्पियर इंटू मीटर ये डायमेंशन है, ना कि B के इक्वल है ये। तो इक्वल जब होता है, जब हम लगाते हैं, तब ये फॉर्मूला होता है, जैसे F इक्वल टू BIL। तो यहाँ पर ये फॉर्मूला नहीं है, ये इसकी SI यूनिट है, तो इसलिए मैंने B के आगे एरो लगाया है, ओके। अब हम डायमेंशन की बात करते हैं। तो न्यूटन की डायमेंशन क्या होती है? M1 L1 T-2, और करंट की A1 और मीटर की L1। तो आप देखिए L1 से L1 हो जाएगा कैंसिल आउट, तो बन जाएगी डायमेंशन M1 L0 T-2 A-1। यहाँ से देख लीजिए M1 L0 T-2 A-1। तो चेक कर लेते हैं सबसे पहले, यस, M1 L0 T-2 A-1, दिस इज़ द डायमेंशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो आप देखिए इस फॉर्मूले से हमने निकाला B इक्वल्स टू F/IL, यूनिट हो गई टेस्ला और डायमेंशन हो गई M1 L0 T-2 A-1। अब नेक्स्ट बात करते हैं मैग्नेटिक परमिएबिलिटी की। तो मैग्नेटिक परमिएबिलिटी एक कांस्टेंट होता है, और इसकी हम डायमेंशन कैसे निकालते हैं? तो उसके लिए हमें देखना पड़ेगा फिर से एक कंडक्टर जो कि सर्कुलर है। वैसे स्ट्रेट लाइन ले लीजिए चाहे सर्कुलर ले लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इस एग्जांपल में हमने उस फॉर्मूले में सर्कुलर है, इसलिए आप सर्कुलर ले रहे हैं। 12th क्लास में पूरा चैप्टर है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, बहुत डिटेल में है। वहाँ आपको ये फॉर्मूला कैसे डिराइव हुआ, पूरा डेरिवेशंस हैं, वहाँ आपको पता लगेंगे। यहाँ पर मैं बिल्कुल शॉर्ट में बताता हूँ आपको। ये कंडक्टर है,
जिसकी रेडियस r है और इसमें से I करंट फ्लो हो रही है। हमें पता है कि जब भी किसी कंडक्टर में करंट फ्लो होती है तो उसके चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। क्योंकि ये कंडक्टर है और इसमें से I करंट फ्लो हो रही है तो ये भी एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा और वो होगा B। ये मैग्नेटिक फील्ड प्रोपोर्शनल होगा करंट के मैग्नीट्यूड के, मतलब करंट जितनी ज़्यादा होगी मैग्नेटिक फील्ड भी उतना ही ज़्यादा होगा। और ये मैग्नेटिक फील्ड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा रेडियस के, मतलब रेडियस इसकी जितनी ज़्यादा होगी मैग्नेटिक फील्ड उतना ही कम होगा। तो यहाँ पर इन दोनों इक्वेशंस को कंबाइंड करते हैं तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा B डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I बाय R। क्लियर हुआ आपको? तो यहाँ तक हम फिर से बात करते हैं, B डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I बाय R। ओके, और जब प्रोपोर्शनल हटता है तो हमारे पास एक कांस्टेंट आता है। इस कांस्टेंट को हम लेंगे इस बार म्यू नॉट। याद कीजिए मैंने बात भी की थी, मैंने कहा था कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जब भी कोई कांस्टेंट आता है उसमें एप्सिलॉन नॉट आता है, और मैग्नेटिक्स में या मैग्नेटिज्म में जब भी कोई कांस्टेंट आता है तब म्यू नॉट आता है। म्यू नॉट इसे बोलते हैं मैग्नेटिक परमिएबिलिटी। ओके, तो I बाय R। तो इस म्यू नॉट की हम डायमेंशन निकालना चाहते हैं तो म्यू नॉट को सेपरेट करते हैं। B, ये देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, BR अपॉन I, यहाँ से हमारे पास डायमेंशन आ जाएगी BR अपॉन I। ओके, तो BR अपॉन I फिर से हम लिखते हैं इसे, तो म्यू नॉट का हमारे पास फॉर्मूला आ गया है BR अपॉन I। जल्दी से यूनिट बनाते हैं, तो इसकी यूनिट क्या थी? टेस्ला। लेकिन टेस्ला से हम डायमेंशन नहीं बना पाएंगे क्योंकि हमें याद है न्यूटन की और एम्पियर की, मीटर की, ये हमें डायमेंशंस याद हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट क्या थी? ऐसा यूनिट न्यूटन पर एम्पियर इंटू मीटर। ओके, R है तो मीटर, I है तो एम्पियर। क्लियर हुआ? मीटर से मीटर फिर से कैंसिल आउट हो गया, ये बन गई न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर। डायमेंशन क्लियर हुई? फिर से मैग्नेटिक फील्ड की न्यूटन पर एम्पियर इंटू मीटर, R की मीटर और इसकी एम्पियर, तो ये बन गई न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर। तो अब हमारे पास यूनिट आ गई है म्यू नॉट की न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर। तो न्यूटन की डायमेंशन होती है m1 L1 T-2 और A2 की डायमेंशन होती है हमारे पास A2। तो यहाँ पर आ जाएगी हमारे पास डायमेंशन m1 L1 T-2 A-2। क्लियर हुआ आपको? m1 L1 T-2 A-2। ओके, ये देखिए m1 L1 T-2 A-2। फिर से देखिए, ये देखिए। ओके, तो नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वांटिटी की, मैग्नेटिक फ्लक्स। तो मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है? जैसे इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता था, इसे हम फाई से डिनोट करते थे इलेक्ट्रिक फ्लक्स को, वैसे मैग्नेटिक फ्लक्स को भी हम फाई से ही डिनोट करते हैं। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या था? फाई इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इनटू एरिया या इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया, और वैसे ही मैग्नेटिक फील्ड भी हो जाएगा, मैग्नेटिक फ्लक्स भी हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया। तो मैग्नेटिक फ्लक्स को डिफाइन कैसे करते हैं? मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया। ओके, तो ये मैग्नेटिक फ्लक्स देखिए, मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया। तो यहाँ से जल्दी से इसकी ऐसा यूनिट बनाते हैं। B की बताइए, न्यूटन पर एम्पियर इनटू मीटर, ये एरिया है। ये आपको कंफ्यूज नहीं होना है, कल को इसको एम्पियर मत समझ लेना, ये फॉर्मूले में एरिया है, ये मैग्नेटिक फील्ड है। यूनिट्स में भी ध्यान रखा कीजिए। B की यूनिट होती है न्यूटन पर एम्पियर इनटू मीटर, यहाँ पर जो आया है ये एम्पियर है, ये मीटर है। क्लियर है आपको? ओके, एरिया का क्या होता है? मीटर स्क्वायर। तो B की यूनिट हमने रखी न्यूटन पर एम्पियर इंटू मीटर, एरिया की मीटर स्क्वायर, मीटर से मीटर हो गया कैंसिल आउट, न्यूटन मीटर पर एम्पियर बन गई हमारे पास इसकी यूनिट। ये देखिए न्यूटन मीटर ऊपर रहा है हमारे पास और नीचे है एम्पियर, तो न्यूटन मीटर पर एम्पियर। ओके, तो इस न्यूटन फिर से लिखते हैं, न्यूटन मीटर पर एम्पियर, यहाँ से बनाते हैं हम इसकी डायमेंशन। तो न्यूटन की डायमेंशन हो जाएगी m1 L1 T-2, मीटर की L1, और ये हो जाएगा A1। तो यहाँ से डायमेंशन क्या बनेगी फाइनल? m1 L2
टी माइनस टू ए माइनस वन। तो क्लियर कर लेते हैं यहाँ से फिर से, देखिए आप m1, ओके एक मिनट रुकिए, यहाँ देखिए m1 L2 टी माइनस वन टी माइनस टू ए माइनस वन। तो क्लियर हुआ आपको ये? ओके यस। तो हम बात करते हैं अब नेक्स्ट डायमेंशन की और नेक्स्ट क्वांटिटी की, वो है कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन, या इसको बोलते हैं सेल्फ इंडक्टेंस। फिर से देखिए, कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस, मैं पूरा बताता हूँ आपको, फिर से देखिए। तो नेक्स्ट डायमेंशन है L, नेक्स्ट क्वांटिटी है L। इसको बोलते हैं, इसके दो नाम हैं, इसको बोलते हैं सेल्फ इंडक्टेंस। क्या बोलते हैं? सेल्फ इंडक्टेंस। और दूसरा नाम है इसका कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन। तो ये अभी आपको मैं फिर से लिख लीजिएगा, नोट्स बना लीजिएगा इसके। फिर से बोलता हूँ, सेल्फ इंडक्टेंस और कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन। क्लियर हो आपको? और इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है L इक्वल्स टू, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं, डिनोट करते हैं L से, और इसका फॉर्मूला होता है फ्लक्स अपॉन करंट, मैग्नेटिक फ्लक्स अपॉन करंट। ये फॉर्मूला भी हम डिराइव करते हैं 12th क्लास में जब हम मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पढ़ते हैं, ठीक है। तो ये बन जाएगा मैग्नेटिक फ्लक्स अपॉन में करंट। तो जब आपको कुछ याद नहीं हो, जैसे मुझे याद नहीं है फ्लक्स की डायरेक्ट डायमेंशन, डायरेक्ट यूनिट मुझे याद नहीं है, इसलिए मैं फ्लक्स की जगह पहले लिखूंगा B इंटू ए, क्लियर हो आपको, अपॉन में लिखूंगा मैं I, ये फॉर्मूला ही है। अब B मतलब मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है? न्यूटन पर एम्पियर इंटू मीटर, क्लियर है। अब यहाँ से मैं क्या बना रहा हूँ? यूनिट है, इसलिए मैंने आगे एरो लगाया, B की न्यूटन पर एम्पियर इंटू मीटर, A मतलब एरिया, एरिया मतलब मीटर स्क्वायर, I मतलब करंट A। क्लियर हो आपको? ओके। तो यहाँ से देखिए, मीटर से एक मीटर कैंसिल हो गया, तो ये बन गई इसकी यूनिट न्यूटन मीटर पर एम्पियर स्क्वायर, न्यूटन मीटर पर एम्पियर स्क्वायर। फिर से देखिए, यूनिट बन गई न्यूटन मीटर पर एम्पियर स्क्वायर। क्लियर हुआ? दूसरा एक चीज़ और बताता हूँ मैं, थोड़ी मिस हो गई। जैसे हम मैग्नेटिक फील्ड की हमने अकॉर्डिंग टू साइंटिस्ट हमने बताई थी टेस्ला, वैसे ही मैग्नेटिक फ्लक्स की साइंटिस्ट के नाम पर है वेबर, जिसको हम WB लिखते हैं। अगर हम मैग्नेटिक फ्लक्स की डायरेक्ट निकालें तो इन द ऑनर ऑफ साइंटिस्ट निकालें तो वेबर होती है। क्लियर हुआ? जैसे मैग्नेटिक फील्ड की टेस्ला होती है। ओके, तो ये बन गई हमारे पास यूनिट L की, ऐसा यूनिट बन गई। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं? डायमेंशन इससे फाइंड कर सकते हैं। तो न्यूटन का क्या होता है? m1 L1 T माइनस टू, और मीटर का ये आगे मीटर पड़ा है तो L1 अपॉन में एम्पियर स्क्वायर है तो एम्पियर स्क्वायर की जगह 8 तो इसकी डायमेंशन बन जाएगी m1 L2 T माइनस टू A माइनस टू, m1 L2 T माइनस टू A माइनस टू। ओके, तो देख लीजिए, यहाँ पे चेक कर लीजिए, m1 L2 T माइनस टू A माइनस टू। तो दिस इज द डायमेंशन ऑफ कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन और सेल्फ इंडक्टेंस। तो इसको हम फिर से डिनोट करते हैं L से, ये इसका फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले में यहाँ पर N भी है, N का मतलब है, अपन ने डायरेक्ट बताया था मैं आपको, फाई अपॉन आई। यहाँ पर N है, नंबर ऑफ टन्स होती हैं, तो नंबर का आपको कोई यूनिट नहीं होती है, इसलिए मैंने यहाँ पर डायरेक्ट अभी आपको बताया कि फाई अपॉन आई। आप डायरेक्ट L का फॉर्मूला याद कीजिए, फाई अपॉन आई। फाई मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स और आई मतलब करंट। तो यहाँ पर देखिए, जैसे B का अकॉर्डिंग टू ऑनर ऑफ साइंटिस्ट होता है टेस्ला, फाई का होता है वेबर, वैसे ही L का होता है हेनरी। क्या होता है L का? हेनरी। ओके, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट डायमेंशन की, जो है म्यूचुअल इंडक्टेंस। अभी हमने L पढ़ा था, वो L क्या था? सेल्फ इंडक्टेंस। अब हम पढ़ेंगे M, जो है म्यूचुअल इंडक्टेंस या कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। इसका भी फॉर्मूला सेम होता है, फाई अपॉन आई। इसकी भी जो यूनिट होती है वो भी हमने देखी अकॉर्डिंग टू साइंटिस्ट, क्या होती है? हेनरी, ठीक है। और इसकी भी डायमेंशन सेम होती है, m1 L2 T माइनस टू A माइनस टू, सेम होती है, सब कुछ सेम है। आप देखेंगे कि ये जो कोफिशिएंट्स हैं,
एक म्यूचुअल इंडक्शन फिनोमेना अलग होता है, सेल्फ इंडक्शन फिनोमेना अलग होता है, लेकिन इनके कोफिशिएंट की डायमेंशन और यूनिट सेम होती है। ठीक है, तो देख लीजिए म्यूचुअल इंडक्शन हम बोलते हैं, या हम बोलते हैं इसे म्यूचुअल इंडक्टेंस, इसे हम m से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका फॉर्मूला भी phi/I होता है, इसका यूनिट भी हेनरी होती है, उसकी डायमेंशन भी सेम होती है। तो इसी के साथ हमारी मैग्नेटिज्म की डायमेंशन भी कंप्लीट होती है, और इसी के साथ अपना डायमेंशन का जितना भी टॉपिक थे, जितनी भी क्वांटिटीज़ थी डायमेंशन की, हमने वो कंप्लीट कर ली है। अब हम नेक्स्ट क्लास से करेंगे एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन। अब पूरी तरह से ख़त्म हो गई ये डायमेंशन। ठीक है, अभी भी कोई डाउट हो या आपको कोई नई क्वांटिटी पता लगे, उसकी डायमेंशन आपको नहीं बन रही हो, वैसे तो आपको अब सबकी डायमेंशन बन जाएगी। डायमेंशन बनाने के लिए मेन आपको फॉर्मूला याद होने चाहिए, बाकी तो कुछ भी नहीं है इसमें। अब हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशंस की। ओके, तो आज के लिए केवल इतना ही। बाय बाय।